नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पार्ट प्रथम के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संबंध में। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के प्रणेताओं में तिलक का नाम अग्रणी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनकी स्थापना के काल से ही उदारवादियों का वर्चस्व रहा था। उदारवादी रीति नीति की असफलता की सहज प्रतिक्रिया में देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय आंदोलन की धारा फूटने लगी थी। पंजाब में लाला लाजपत राय, बंगाल में विपिन चंद्र पाल और महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी चेतना का शंखनाद किया। कांग्रेस के मंच पर इन नेताओं को सामूहिक प्रयत्नों से राष्ट्रीय आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप भी प्राप्त हुआ। महर्षि अरविंद तिलक के विषय में लिखते हैं कि वे भारत के 2 या 3 ऐसे प्रमुखतम व्यक्तियों में से थे जिनकी संपूर्ण देश ने आराधना की और अनुसरण किया। तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई चेतना का संचार किया और राजनीतिक चेतना को जनमानस के स्वाभिमान और राष्ट्र गौरव की अनुभूति का पर्याय बनाया। तिलक का संपूर्ण जीवन ही त्याग, तपस्या और बलिदान की गाथा है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण जिले में रत्नागिरी में हुआ। तिलक का जन्म जिस परिवार में हुआ था वह अपनी धार्मिकता, विद्वता और कर्मकांड के में आस्था के लिए विख्यात था और तिलक का पालन पोषण भी इसी वातावरण में हुआ। तिलक को उनके पिता ने संस्कृत और गणित का अच्छा ज्ञान करा दिया था। आत्मसम्मान की उत्कृष्ट भावना उन्हें अपने पिता से ही उत्तराधिकार में मिली। 1870 में उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तिलक ने कानून का अध्ययन आगे करना पसंद किया। में वे कहते थे कि मैं अपना जीवन अपने देश के में नवजागरण के कार्य में लगाना चाहता हूँ और मेरा विचार है इस कार्य के लिए साहित्य और विज्ञान की किसी उपाधि की अपेक्षा कानून का ज्ञान मेरे लिए अधिक उपयोगी होगा। मैं एक ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें कि मुझको अंग्रेज शासकों के साथ संघर्ष न करना पड़े। इस तरह उन्होंने छात्र जीवन से ही अपना जीवन मार्ग निर्धारित कर लिया था और वह था देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करना। और उनके कॉलेज के साथी गोपाल राव आगरकर दोनों इस परिणाम पर पहुंचे कि देश की सबसे बड़ी आवश्यकता जल्दी से जल्दी विदेशी शासन का अंत करना है और इसके लिए जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए और जिसका प्रारंभ जनता की शिक्षा से ही संभव है। इसीलिए तिलक ने अपने मित्रों चिपलूणकर, आगरकर और नाम जोशी के साथ मिलकर 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। स्कूल में निर्धन विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं भी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य न केवल विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना बल्कि उन्हें मातृभूमि की सेवा के लिए भी तैयार करना था। शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1885 में दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना भी की गई। इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर तिलक इस परिणाम पर पहुंचे कि जनसाधारण के सहयोग और सहायता के बिना कोई क्रांति सफल नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने अपने मित्रागर के साथ मिलकर 2 साप्ताहिक पत्रों, मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा का प्रकाशन प्रारंभ किया। इन पत्रों के प्रकाशन के साथ ही उनका सार्वजनिक जीवन भी प्रारंभ होता है। पत्रों का बाद में उन्होंने पूरा भार अपने पे लिया था। शीघ्र ही ये दोनों पत्र अनाचार और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष के सबसे प्रमुख साधन बन गए और तिलक एक ऐसे नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए जो जनता के लिए निर्भीकता के साथ लड़ सकता था। सन 1885 से 90 के वर्षों में कांग्रेस के प्रमुख नेता विरोशा मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दिनेश वाचा, रासबिहारी बोस, लालमोहन घोष आदि थे। ये सभी व्यक्ति उदारवादी थे और भारत के साथ अंग्रेजों के संबंध को वरदान समझते थे। अंग्रेजों की न्याय भावना में इनका विश्वास था और प्रार्थना और याचिका की पद्धति को ये उचित समझते थे। तिलक सर्वप्रथम 1889 में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए। उन्होंने देश की सामान्य जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ने और कांग्रेस को निरंतर सक्रिय संस्था बनाने पर जोर दिया। उन्होंने 1893 में केसरी में स्पष्ट घोषणा की कि भारत में अंग्रेज नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे प्रयास करना तो एक पत्थर की दीवार से सर टकराने के समान है। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय तिलक का राजनीतिक कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र से संपूर्ण भारत हो गया। सरकारी विरोध के बावजूद तिलक 2 बार 1895 और 97 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए। विधान परिषद में उन्होंने निर्भयता के साथ सरकारी रवैये की कटु आलोचना भी की। तिलक कार्लाइल और इमर्सन की इस धारणा से पूर्णतः सहमत थे कि जो राष्ट्र अपने नायकों का सम्मान नहीं जानता वह जीवित नहीं रह सकता और विकास भी नहीं कर सकता। इस दृष्टि से उनके द्वारा गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए गए।
गणपति उत्सव का उद्देश्य हिंदुओं में धार्मिक उत्साह का जागृत करना, उनमें एकजुटता की भावना उत्पन्न करना था। शिवाजी उत्सव का ध्येय जनता में स्वाभिमान और आत्मसम्मान की भावना को पुनर्जीवित करना था। उनका उद्देश्य भारत के नवयुवकों को शिवाजी के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करना था, जिससे भारत की राजनीतिक दास्ता का अंत किया जा सके। सन 1896-97 के भीषण अकाल में उन्होंने जनता की सहायता के पूरे प्रयत्न किए। उन्होंने सरकार को भी स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि उन्होंने जनता के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो जनता विद्रोह कर सकती है। प्लेग की बीमारी फैल जाने पर जब प्लेग कमिश्नर रैंड और उनके सहायकों ने प्लेग की रोकथाम के लिए अनावश्यक रूप से दमनकारी उपाय अपनाए तो तिलक ने अपने पत्रों में रैंड और उनके सहायकों की कड़ी आलोचना भी की। अपने राजनीतिक कार्यों के लिए जेल जाने वाले संभवतः प्रथम व्यक्ति तिलक ही थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल जाने की गौरवपूर्ण परंपरा स्थापित की। तिलक ही प्रथम व्यक्ति थे जिन पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया। पहली बार यह अभियोग 1897 में महाराष्ट्र के नवयुवकों को प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या के लिए भड़काने के आरोप पर चलाया गया। उन्हें 18 मास के कठोर कारावास का दंड भी दिया। माखी मांगने से इनकार करके तिलक ने विदेशी आधिपत्य के सामने भारतीय समर्पण के सिलसिले का भी अंत किया। इस प्रकार आत्मविश्वास और त्याग के एक नवीन अध्याय और राष्ट्रवाद के एक नवीन युग का सूत्रपात तिलक के द्वारा किया गया। उग्रवादिता के कारण ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े शत्रु बने। 1908 में केसरी में प्रकाशित उनके कुछ लेखों के आधार पर उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें बंदी बनाया गया। उन्हें अपराधी ठहराकर 6 वर्ष का कारावास, 1000 रुपये का दंड, जुर्माने का दंड भी दिया। इस समय तिलक इतने अधिक लोकप्रिय हो गए थे कि तिलक के कारावास का समाचार सुनकर देश में अनेक स्थानों पर जनता शुद्ध हुई और आंदोलन भी हुए। सन 1914 में कारावास से मुक्त होने पर तिलक पुनः राष्ट्रीय आंदोलन के कार्य में लग गए। 1916 और से 18 के वर्षों में भारत की जनता को जागृति प्रदान करने के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने होम रूल आंदोलन में भाग लिया। सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन और कांग्रेस लीग समझौते में तिलक की प्रमुख भूमिका थी। 1918 में सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। कारणों से वे इस पद को ग्रहण नहीं कर सके। इंग्लैंड में उन्होंने लेबर पार्टी से भी अपना संपर्क स्थापित किया, जो आगे चलकर उपयोगी सिद्ध हुआ। 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन से लौटने पर तिलक पूरे मनोयोग के साथ कांग्रेस लोकतांत्रिक दल को संगठित करने में भी लग गए। वे इस प्रकार केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे, यद्यपि स्वयं उनका उम्मीदवार होने का कोई विचार नहीं था। 21 जुलाई 1920 को बम्बई में आकस्मिक बीमारी से स्वाधीनता संग्राम के इस योद्धा का स्वर्गवास हुआ। न केवल स्वतंत्रता संग्राम के एक योद्धा, राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि उच्च कोटि के विद्वान भी थे। सन 1908 से 1914 तक के 6 वर्षीय एकांत कारावास में उन्होंने गीता रहस्य तथा द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में तिलक की विद्वता, ऐतिहासिक शोध वृत्ति, विस्तृत ज्ञान और उत्कृष्ट विचारों का हमें परिचित भी मिलता है। 1897 के 1 वर्षीय कारावास में उन्होंने द ओरियन नामक अन्वेषणात्मक ग्रंथ की रचना की, जिसने यूरोप में भी उनकी विद्वता की धाक जमा दी। अपनी एक अन्य रचना वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष में तिलक ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि ऋग्वेद का काल ईसा से 4000 वर्ष पूर्व का था। तिलक की इन सभी रचनाओं में प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान था। व्यक्तित्व और विचार, संस्कारों व पारिवारिक वातावरण, भारतीय व पाश्चात्य दर्शन के गहन अध्ययन, युग प्रवर्तक महापुरुषों के प्रेरणास्पद आदर्शों से प्रभावित और निर्धारित हुए थे। दृढ़ता, देशभक्ति और आदर्श के लिए कष्ट सहने की तत्परता तिलक को उनके संस्कारों में मिली थी। तिलक को चिंतन की भारतीय परंपरा से भलीभांति परिचित होने तथा साथ ही अंग्रेजी पद्धति की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के कारण पश्चिमी विचारों और दर्शनों से अवगत होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तिलक भारतीय दर्शन की उत्कृष्टता से बहुत अधिक अभिभूत थे। तिलक शिवाजी जैसे ऐतिहासिक चरित्रों की गौरव गाथा से अत्यधिक प्रभावित हुए, जिन्होंने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे, अद्भुत संगठनात्मक क्षमता, साहस और संकल्प का उदाहरण प्रस्तुत किया। तिलक के विचारों का तात्विक आधार भारतीय संस्कृति और दर्शन से निर्धारित हुआ। भारतीय दर्शन की मूलास्था, सत्ता के अद्वैत और आत्मा की शाश्वतता को तिलक ने जीवन दर्शन में अपने ढाल लिया था। गीता की आध्यात्मिकता और कर्मयोग को उन्होंने अपनी कार्यशीलता का आधार बनाया और ये आवश्यकता प्रतिपादित की अन्याय का विरोध करने और अधर्म से संघर्ष करने के कार्य को लोग ईश्वर की भक्ति के समान ही समर्पित भावना से कर दें। गीता के निष्काम कर्म के संदेश से प्रेरित हो उन्होंने प्रतिपादित किया कि देश सेवा का कार्य व्यक्तिगत लाभ और प्रतिष्ठा की लालसा से नहीं, अपितु निस्वार्थ की भावना से
किया जाना चाहिए। गीता के संदेश के अधर्म पर धर्म की विजय अवश्यंभावी है। उनमें इस दृढ़ आत्मविश्वास का संचार किया कि ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध भारतीय जनता के स्वाभिमान और स्वतंत्रता की आकांक्षा की विजय सुनिश्चित ही थी, चाहे मार्ग कितना ही लंबा और कष्टप्रद क्यों ना हो। इस प्रकार तिलक की अद्वैतवादी दर्शन में गहरी आस्था थी। ऋग्वेद और उपनिषदों के वेदांत सिद्धांत और भगवद गीता का उन्होंने अत्यधिक प्रभावित हुए थे। उनके समस्त चिंतन और जीवन यात्रा के प्रेरणा स्रोत भारतीय इतिहास एवं भारतीय संस्कृति ही रहे थे। यह विद्यार्थी ध्यान दें कि हमने तिलक के जीवन परिचय में विभिन्न चीज़ों का जो उल्लेख किया है, जैसे उन्होंने कौन से उत्सव प्रारंभ किए, उनके द्वारा कौन से समाचार पत्र का संपादन किया गया, या उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए विद्यार्थी इन्हें नोट करें। धन्यवाद।